बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ये 11 सितंबर को हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से एक पेशगोई की थी। वो पेशगोई क्या है इस पर बात करेंगे, और फिर आज उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने, आपको अब तक ख़बरों के ज़रिए पता चल गया होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि क्या जो कायमा कमेटी है सेनेट की, या कोई भी कमेटी जो है, उसकी जो कार्रवाई है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई समझा जाएगा, और क्या उसका अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता। ये मैं बात कर रहा हूँ आज़म स्वाति के जो हिर्जा सराई थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा था कि आग लगा दें, पैसे लेते हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात, इस पर बात करेंगे। और फिर एक बात जो मज़ीद मशकूक बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जो सिस्टम ये लेके आ रहे हैं, उसको के जो पासवर्ड देने से इनकारी है उसका, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में बेंच ने समाअत की। और फिर उसमें जो अली अजीम आफरीदी की वो दरख्वास्त थी, हमने ये 11 सितंबर को बता दिया था कि वो उसका थंबनेल था, वो हम लिंक भी दे देंगे उसका, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गहरा वार, क्या हुकूमत इन्हें गिराने में कामयाब होगी। और दूसरा था केस का पस मंज़र, आइनी सूरत हाल और अदालती फ़ैसले के बारे में पेशगोई। ये उसके थंबनेल थे। और तीसरा एक थंबनेल था कि इमरान खान हुकूमत राजा सिकंदर के पीछे क्यों पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह, इस तरह का था। वो हमने उसमें बताया था कि इस पिटीशन में जान नहीं है। और दूसरा हमने ये बताया था कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उमर ता बंदयाल, वो जो अदलिया की साख की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बेंच की तश्कील कुछ इस नौयत की है कि पेशगोई की जा सकती थी कि वो आइन के ताबे रहते हुए कोई, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो इकदाम है या अपनी जुरिस्डिक्शन है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालती कार्रवाई के बारे में पेशगोई करना काफ़ी मुश्किल होता है जब तक कि आप जजेस के जहन को ना समझते हों, उनके रवैयों के बारे में वाकिफ़ ना हों, कानूनी और आइनी हैसियत जो केस की है उस पर आपको आपकी मुकम्मल रिसर्च ना हो, तो पेशगोई करना मुश्किल होता है। बात ये भी होता है कि कानून और आइन कुछ और कह रहे होता है, अदालतें मामले को किसी और तरफ ले जाते हैं। ताहम अल्लाह का शुक्र है कि 11 सितंबर को मैंने पेशगोई की थी कि ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं है। एक तो ये मैंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अरकान, वो जज नहीं है, जुडिशल अफसर। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जनाब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जज नहीं है, ना ही वो जज के तौर पर काम करते हैं। ये नुक्ता जो मैंने बताया था, और वही सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और फिर मैंने कहा था कि आइन में जो तरमीम है, जब तक उसको ये साबित न किया जाए कि बुनियादी ढांचे से मुतसादम है, उस वक्त तक उसको पजीराई ऐसी दरख्वास्त को अदालतें नहीं देती, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है। तो ये जजमेंट्स हैं मुख्तलिफ। तो इस तनाज़र में ये मैंने बात की थी, और जो दुरुस्त साबित हुई है कि वो नहीं हो सकता, उसमें मैंने कुछ माजी की जजमेंट का हवाला भी दिया था कि जुडिशल ऑफिसर कौन होता है, और जुडिशल ऑफिसर को की तकर्री के लिए मुशावरत क्यों ज़रूरी होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो नैब के चेयरमैन वाला केस है, उसमें ये तय हो गया था कि ये जुडिशल अफसर नहीं है, ना नैब का चेयरमैन और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फिर ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, आइन में जो लिखा है उसी के मुताबिक होगा। तो ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के इख्तियारात हैं सेक्शन 10 के तहत, जो इलेक्शन एक्ट है उसका, और उसको हाई कोर्ट वाले इख्तियार हैं। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है उसका अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता। वो शायद आर्टिकल 69 जो है उसकी बात कर रहे हैं लोग। हो सकता है हुकूमत भी यही लेके आए सामने, और उसमें पार्लियामेंट से मुराद दोनों ऐवान, यानी कि कौमी असम्बली या सेनेट। और फिर उसके साथ उसमें ये भी है कि जो आर्टिकल 66 है उसमें एक फ़िक्रा है कि जो कमेटियाँ हैं पार्लियामेंट की,
जैसे कायमा कमेटी है या कोई और कमेटी है, एक कमेटी के सिवा वो सारी उसकी कार्रवाई जो है वो भी पार्लियामेंट की कार्रवाई ही समझा जाएगा। अब गलतफहमी ये है कि अगर कोई जुर्म कार्रवाई के दौरान, पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अगर कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो क्या उस पर अदालत कॉग्निजेंस नहीं ले सकती? क्या वो केस दर्ज नहीं होगा? क्या वो अदालत में मामला नहीं जाएगा? वो जाएगा। आइन में तो ये भी लिखा हुआ है कि वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अपने फ़राइज़े मनसबी के दौरान जो इक़दाम करते हैं उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर अदालत कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, केस नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ तो बने हैं ना केस, उसकी तशरीह आ गई हुई है कि जनाब अगर वो जुर्म है उसका वो इक़दाम, ये जितने भी रेफरेंस नैब के बने हुए हैं सारे वो उनके इख्तियारात से तजावुज़ वाली बात ही है ना। इख्तियारात का इस्तेमाल है। आइन कहता है कि नहीं हो सकती कार्रवाई, लेकिन नैब कहता है हो सकती है, और अदालतें भी, तशरीह अदालतों ने की है कि जुर्म है उस पर कार्रवाई हो सकती है। और जो 69 है इसमें एक और भी गलतफहमी है लोगों की कि तमाम कार्रवाई जो है वो नहीं, उसको अदालत में उसका जायज़ा नहीं लिया जा सकता, जो उसकी तहकीकात नहीं हो सकती या जो भी इंक्वायर नहीं कर सकती अदालत। जो आपके नवाज शरीफ थे उनकी तकरीर को पनामा केस में लिया था ना उन्होंने, वो अदालती कार्रवाई थी ना, वहाँ से तो कुछ नहीं लेना था उन्होंने, लेकिन वो लिया था। जो कानून है, तमाम कवानीन जो हैं वो पार्लियामेंट की कार्रवाई के ज़रिए ही वजूद में आते हैं, तो उनका अदालत जायज़ा लेती है ना, उनको उसको इख्तियार है। असल में ये जो आर्टिकल है ना 69 कि अदालतें इंक्वायर नहीं कर सकती, तहकीकात नहीं कर सकती, जायज़ा नहीं ले सकती, वो ये है कि जब कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है उसमें ज़ाब्ता कार की कोई बेकायदगी हो जाती है, कायदे से हट के, रूल से हट कर कार्रवाई चल रही होती है। जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी के सपुर्द करना है कोई बिल, रूल्स में जी लिखा हुआ है, लेकिन स्पीकर उसको बुलडोज कर देता है या नज़रअंदाज कर देता है और उस पर वोटिंग करवा देता है। इस इक़दाम को चैलेंज नहीं कर सकते हम कि जनाब आपने ये बुलडोज कर दिया था, फ़लाँ रूल जो है उसको तब मद्देनज़र नहीं रखा, इसलिए ये कार्रवाई, जो तमाम कार्रवाई है पार्लियामेंट की, ये नल एंड वाइड होगी है, कलअदम होगी है। ये उसमें इशू है कि कार्रवाई के दौरान, और अगर जो इंतज़ाम व इंसराम के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से जो अफसरान हैं वो जो इक़दाम करते हैं उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर वो रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी हो जाती है। ये इतनी सी बात है। लेकिन अगर कोई वहाँ जुर्म होता है वो चैलेंज हो सकता है अदालत में, और उसका अदालती जायज़ा भी लिया जा सकता है। ये मैं वाज़ेह करता हूँ कि इनको ये गलतफहमी है कि नहीं हो सकता। वो यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि सदर के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं चल सकता, आइन में ये वाज़ेह लिखा हुआ, सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ ना फौजदारी ना सिविल कोई केस नहीं चल सकता। इस तरह की बात है। जरदारी साहब वाले मामले में भी ये इशू सामने आया था। लेकिन यहाँ ऐसे सदूर भी रहे हैं जिनके खिलाफ वो सदर मुमलकत थे, ऐवान सदर में बैठे हुए थे और उनके खिलाफ हर जाने के दावे थे अरबों रुपए के। जमात इस्लामी ने एक सदर के खिलाफ हर जाने का दावा किया हुआ था, तो वो हाई कोर्ट में केस भी आ गया था। वो बड़ा दिलचस्प मामला है। जिस अदालत में उन्होंने हर जाने का दावा किया हुआ था ना, उन्होंने कहा जनाब तलबी का नोटिस दें सदर को तलबी का नोटिस दे दिया। सदर एग्री भी हो गया आने के लिए अदालत में, लेकिन अदालत ने कहा कि यार ये तो सदर मुमलकत जो है ना, ये तो हेड ऑफ द स्टेट हैं। ये 90s की बात है, ये नवाज शरीफ ही का दौर था शायद दूसरा। तो जनाब, तो जज साहब ने कहा कि मैं खुद अदालत खुद ऐवान सदर जाएगी और सदर का बयान जो है वो रिकॉर्ड करेगी। उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में काफ़ी देर वो केस चलता रहा, फिर बाद में जमात इस्लामी ने वो केस वापस ले लिया था। इस तरह की अदालतें भी हमारी हैं और इस तरह के सदर भी हैं जो नोटिस पे तैयार हो गए थे अदालत में आने के लिए। ये आइन और कानून जो कायमा कमेटी का इजलास है उसमें जो सवाती साहब ने फरमाया है वो एक अलग जुर्म है। वो तौहीन अदालत का जो सेक्शन है 10 उसके ताबे आता है। वो कायमा कमेटी की प्रोसीडिंग नहीं है। यानी अगर जो हेड हैं उस पार्टी के वो किसी प्रोसीजर को नज़रअंदाज कर देते, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अब पार्लियामेंट में अगर कोई किसी का कान काट ले, कोई ज़ख्मी कर दे, किसी को कुर्सी मार दे जिससे वो बंदा
कुछ भी हादसा सानिया पेश आ जाए तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जो जुर्म है वो अपनी जगह बरकरार रहता है। सिर्फ कार्रवाई करते हुए जो रूल्स और ज़ाब्ता-ए-कार या कायदा अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो उसकी बुनियाद पर, मसलन कहते हैं कि बिल की जनाब 4 खानदगियाँ होनी ज़रूरी है, 4 रीडिंग्स हों, वो नहीं करवाता स्पीकर, तो वो उस बुनियाद पे वो कलअदम नहीं होगा वो कार्रवाई कि जनाब फलां रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। 69 आर्टिकल जो ये कहता है। और जो मैंने अभी कहा था शायद मैंने बता दिया या अभी भूल गया बताना मैं, कि 66 जो कमेटियाँ होती हैं वो भी, लेकिन एक कमेटी ऐसी है जो जिसकी कार्रवाई पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं समझी जाती, वो है पार्लियामेंट्री कमेटी बराए जजेस। जो जजेस के तकर्रर के लिए कमेटी है जिसमें सिफारिशें आती हैं जुडिशल कमीशन की, उसकी कार्रवाई जो है वो निकाल दी हुई है उन्होंने 66 वाले सब आर्टिकल से। वो अगर वो प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी करती है किसी की रूल्स की, उसको चैलेंज किया जा सकता है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी बराए जजेस, वो जो अपना 175 ए वाली जो है ना, वो उसकी कार्रवाई स्पेशल तौर पे उसको इस्तिस्ना दिया गया है तहफ़्फ़ुज़ से। इस जो तहफ़्फ़ुज़ है 69 वाला, ये इतनी सी बात है, अभी बिला वजह परेशानी हो जाती है। और आज तो फ़रख हबीब साहब जो हैं उन्होंने भी कह दिया है, वो भी उस जद में आ गए हैं कि जनाब इसका झुकाव जो है इलेक्शन कमीशन का वो अपोजिशन की तरफ है। और मौलाना फजल रहमान को कुछ नहीं कहा, मरीम नवाज़ को कुछ नहीं कहा, फ़लाँ को कुछ नहीं कहा। ये नहीं यार, एक चोर ये नहीं कह सकता कि मैं पकड़ा गया हूँ तो फ़लाँ भी चोर है, उसको क्यों नहीं पकड़ा। भाई आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आप पकड़ेंगे, आपके खिलाफ कोतवाल ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसलिए छोड़ दिया जाए कि फ़लाँ चोर को भी छोड़ दिया गया था। ये तो कानून है सीधा सीधा। तो फ़रख हबीब साहब ने भी वही बात कर दी है, शिबली फराज साहब ने भी वही बात कर दी है आज फिर। तो ये तो कितना वो रौला चौला बढ़ ही गया है। इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। अपोजिशन गई है, पीपल्स पार्टी वाले गए हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए, लेकिन ऐसे ज़ाहिर यकजहती का फ़ायदा कोई नहीं होता। ये तो और इस बात को तक़वियत देने वाली बात है अगर हम मिलकर ज़ाहिर यकजहती करते हैं। हाँ, बाहर जाके अगर आप मुज़ाहरा करते हैं, धरना देते हैं, उनके हक़ में नारेबाजी करते हैं, तकरीरें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर ठीक है। तो दूसरा जो मैंने अर्ज़ किया है, असल जो मसला है वो तो बना हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला। सारी दुनिया कह रही है, अपोजिशन, बल्कि जो लोग ऐसे हैं जो किसी तरफ भी नहीं है वो भी कह रहे हैं यार ऐसा बिला वजह का एक फड्डा डाला हुआ है इन्होंने वोटिंग मशीनों वाले। पूरी दुनिया जो है वो मशीनों से वापस मैनुअल सिस्टम पे आ रही है। जो कागज़ वाला बैलेट पेपर है उस पर आ रही है। और इसमें जो 37 एतराज़ात हैं वो आइन और कानून के मुनाफी जो बातें इलेक्शन कमीशन ने बताई हैं, इसमें लड़ाई वाली तो बात है कोई नहीं। ये बिला वजह लड़ाई, वो मैंने बताया था पहले जो इन्होंने मशीन पेश की थी ना, उसका किसी गैर मुल्की फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया था इलेक्शन कमीशन ने। 2-3 साल पहले एक मशीन बना के फिर रहे थे, बल्कि उससे भी पहले वो लेके फिर रहे थे, जनाब ये देखें मशीन, ये देखें, ये है वो है। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी खामियाँ, जो गैर मुल्की फ़र्म थी उसने कहा था जनाब इसमें जो आपका आइन कहता है खुफिया वोटिंग और ये वोट फ़लाँ चीज़ मुख्तलिफ जो आइनी तकाज़े हैं ये उसके मुनाफी है। तो उसके बाद अब एक और मशीन लेके फिर रही है वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी, वही जिम्मेदारियों की तरह हर जगह बैठ जाते हैं। ये देखें जनाब 6 फुट ऊपर जाएगा, 6 फुट नीचे आएगा, बैठे रहें, पैरों की मिट्टी नहीं छटनी वगैरह वगैरह, उस तरह के ये काम करें। अब जनाब वो जो है इसका इलेक्शन कमीशन इस जो मशीन लेके फिर रहे हैं, ये जो मतलब प्रोग्राम्स में भी जिसका दिया गया है, इलेक्शन ऐवान सदर में भी जो दिया गया है उसका डेमो शेमो, तो वो उसकी इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट या फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाह रहा है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो मशीन के अंदर झांका जा सके। उसके लिए चाहिए पासवर्ड, मशीन का पासवर्ड चाहिए। लेकिन साइंस जो वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी है उसने पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। उनका जनाब ये अभी इब्तदाई मराहल में है, पासवर्ड दे के हम लीक नहीं कर सकते। ये देखें एक अदारे पे बदएतमादी, वो कहते हैं हम वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो हम रीज़निंग दे रहे हैं, वजूहात बता रहे हैं कि क्यों
हम नहीं दे रहे, अभी तो इसका वो मज़ीद जब आर्डर तैयार होंगे, जब मंजूरी होगी तो फिर हम दे देंगे, तब क्या फ़ायदा होगा। इससे तो साफ पता चल रहा है कि उसका जो पासवर्ड है वो वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी जिससे भी उन्होंने बनवाई है उसके पास है, चाबी तो फिर उनके पास है। हम उसे खोल के उसके अंदर झांक ही नहीं सकते कि अंदर क्या मामला है, कैसे चल रहा है। सिर्फ बाजार देख के, शक्ल सूरत देख के तो सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सूरत इतनी जितनी भी खूबसूरत हो, सीरत का अंदाज़ा तो फिर किसी और अंदाज से, किसी और तरीके से लगाया जा सकता है। इससे तो इस बात को मज़ीद तक़वियत मिलती है। भाई अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो कहीं ले पकड़े ना पासपोर्ट बाद चेंज हो जाएगा, ये क्या मसला है, ये पकड़े पासपोर्ट। इसका मतलब आपके पास पासवर्ड है और जब ज़रूरत पड़ेगी उस पासवर्ड को इस्तेमाल करके आप कुछ भी हैंकी फेंकी कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास भी वो पासवर्ड नहीं है जो आपके पास है। ये पासवर्ड तो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, फिर ही बात बनेगी ना, आगे चलेगी ना। यार आप लोगों ने तो सख्त तक बाद-ए-तमादी और बेतबारी और बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा कर दी है कि जो इलेक्शन कमीशन के इक़दाम हैं और जो ये इलेक्शन हुए अभी कंटोनमेंट बोर्ड्स के, लोग उस पर भी इतबार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ये सारा ड्रामा हो रहा है ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर PTI जीत जाती है तो ये कहें जनाब ये तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो हमारे ख़िलाफ़ था। खुदा का खौफ करे। और फिर कानून में लिखा हुआ है कि उसको तस्वीर नहीं दी जा सकती। चेयरमैन आपको आज फिर खबरें छपी हुई कि जनाब उसके लिए कोई मुसब्दा फ़रोग़ नसीम वगैरह ये वो तैयार कर रहे हैं। फ़रोग़ नसीम ने कहा हम जायज़ा लिया जा रहा है उस बंदे के बारे में जिस पर पूरी कौम जो है, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, एतबार करने के लिए उसको भी आप कह रहे हैं। वो इससे पहले उसका जो कर दिया था ना, वो मैंने जिक्र किया हुआ है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, वो 3 साल के उनको ऑर्डिनेंस के ज़रिए तस्वीर दे दी चुप करके, उस पर अपोजिशन ने कोई शोर शराबा नहीं किया। अब उसी तरीक़ाकार के तहत ये कहते हैं उसमें जनाब दे दें। इसमें मैं बात कर चुका हूँ कि उससे फ़ायदा ये होगा इनको कि जनाब जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मशावरत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मर्ज़ी करें। वो वाली दफ़ा भी हटा दें। फिर यार बड़ा सोच विचार करके ये नैब का कानून बनाया था उन्होंने, ये तकर्री वाला जो था, आप उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब जाते जाते मैं फिर ये अर्ज़ कर दूं कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी में उनका था स्वाति साहब का जो भी बयान था उसकी तरदीद नहीं की उन्होंने, और गवाहान मौजूद हैं। अगर वो इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो वो कहते हैं हम जाएंगे और जाकर बताते हैं कि जनाब ये कहा था। और ऐवान सदर में जैसे सदर साहब ने प्रेशराइज़ किया इलेक्शन कमीशन के अरकान को कि इस्तीफ़े कदम आ रहे हैं, और स्वाति साहब ने वहाँ जो बदज़बानी की वहाँ भी ऐवान सदर में भी वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और फिर फ़रख हबीब और शिबली फराज साहब जो हैं वो नए उस ग्रुप में शामिल हुए हैं जो तौहीन अदालत कर रहे हैं और सेक्शन 10 के तहत काबिल ताज़ीर एक जुर्म है जिसमें वो फंस सकते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किस हद तक जाता है और किस हद तक नरमी करता है और इस कानून पर अमल दरामद कैसे करता है। माजी में तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी को, मेरा ख्याल है मुझे जब तक जहाँ तक याद पड़ता है, सज़ा नहीं दी हुई है। तो ये एक नई प्रेसिडेंट जो है ये बन जाएगी अगर वो सज़ा मिलती है इन लोगों को, नाअहली हो जाएगी इनकी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।